हेलो दोस्तों, मैं हूं शुभम फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो, वो भी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो चलो शुरू करते हैं। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। और इस वीडियो के पहले हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 23 तक के सवालों के जवाब प्रीवियस वीडियोस में देखे हुए हैं। अब इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 से लेके लास्ट क्वेश्चन तक के सारे सवालों के जवाब देखेंगे। और आई होप आप सभी ने हमारे फेवरेट रोशनी मैम ने जो वन शॉट वीडियो बनाया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के ऊपर वो तो जरूर देखा होगा और अपने कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर कर लिए होंगे। अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप जाके देख सकते हो। और अगर आपके कॉन्सेप्ट्स पहले से ही बहुत अच्छे हो, पक्के हो एकदम, तो चलो शुरू करते एंड लेट्स रॉक। तो चलो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। राइट डाउन द IUPAC नेम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस एंड इंडिकेट द ऑक्सीडेशन स्टेट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कोऑर्डिनेशन नंबर, स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स। बाप रे बाप, क्या क्या पूछा है देखो। पर मज़ा तो आएगा ही, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट हम लोग ने थोड़े थोड़े मतलब पहले तो पढ़ ही रखे हुए चैप्टर में। अब एक एक करके हम लोग फटाफट एक दो निकाल देंगे इनका सबका आंसर्स। तो सबसे पहले चाहिए हम लोग को इनका IUPAC नेम, राइट। तो IUPAC नेम में शुरू करेंगे हम लोग कटायनिक स्पीशीज से। तो यहाँ पर है पोटेशियम, जो काउंटर आयन है, तो हम लोग सिर्फ पोटेशियम लिख देंगे, राइट। फिर कॉम्प्लेक्स पे आएंगे। अब अनायोनिक कॉम्प्लेक्स है हमारा, तो ये ध्यान में रखना है। अब कॉम्प्लेक्स के नॉमेनक्लेचर को शुरू करेंगे हम लोग लिगैंड के नाम से, वो तो हमें पता ही है। तो लिगैंड यहाँ पर दो है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सजा देंगे उनको। तो कौन से हैं? वाटर है, वो तो एक्वा हो जाता है। C2O फॉर ऑक्जेलेट है। अब एक्वा और ऑक्जेलेट में हमें तो पता ही चल रहा है, एक्वा A ऑक्जेलेट O, तो पहले आएगा क्या? एक्वा। तो कितने एक्वा है देखो, दो है, तो डाई एक्वा। फिर ऑक्जेलेट कितने हैं? दो, डाई ऑक्जेलेटो आ जाएगा। नेगेटिव लिगैंड्स जो होते हैं, नेगेटिवली चार्ज लिगैंड्स, एंड विथ O। फिर अब यहां पर ध्यान रखना है, एनायोनिक कॉम्प्लेक्स है तो मेटल जो होगा वो 8 से एंड होगा, राइट। कुछ ना कुछ खा रहा है वो, इसलिए क्रोम 8। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट इसका, तो अब इसमें कैलकुलेट करेंगे हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये देखो यहाँ पर इसके ऊपर +1 है पोटेशियम के ऊपर, तो पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर आएगा -1। अब इसके पास है -2 चार्ज, दो होंगे तो -4 हो जाएगा, -4 यहाँ पर तो 0। ओके, इसका अगर हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो अभी -4 को बाहर भेज देंगे तो हो जाएगा +4। तो -1 + 4 होता है +3, तो यहाँ पर आएगा +3। और इसके बाद ओके, पूरा का पूरा एनायोनिक कॉम्प्लेक्स का नामकरण हो गया। देखो लिगैंड हो गए, मेटल हो गया। अब आएगा हम लोग का वाटर, ये जो लिखा हुआ है, तो कितने हैं? ट्राई हाइड्रेट, 3 है, इसलिए ट्राई वाटर हाइड्रेट। ओके, अब देखते हैं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखने की कुछ ज़रूरत है ही नहीं, अभी हम लोग ने अभी जस्ट निकाला है। तो क्रोमियम हमारा +3 स्टेट में है, ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कोऑर्डिनेशन नंबर, तो पहले कोऑर्डिनेशन नंबर से जाएंगे, बाद में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे एकदम इन डिटेल में। तो कोऑर्डिनेशन नंबर Q वो भी समझ में आ जाएगा। ओके, पहले कोऑर्डिनेशन नंबर Q। तो देखो यहाँ पर यूनिडेंटेट लिगैंड्स, 2 डोनर एटम। यहाँ पर है ये डाइडेंटेट लिगैंड, 2 डाइडेंटेट लिगैंड है। एक डाइडेंटेट के पास कितने होते हैं? 2, तो 2 डाइडेंटेट के पास कितने होंगे? 4 डोनर एटम, 4 + 2 6 डोनर एटम, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अब 6 मतलब हमें पता है इसका पॉलीहेड्रा क्या होगा? कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा ऑक्टाहेड्रल। फिर अब आएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। क्यों? क्योंकि बाद में हमें जब डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन देखना है तब हमको इस कॉम्प्लेक्स की मदद लेनी पड़ती है, उसके कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा की। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब हम लोग को तो पता ही है, क्रोमियम +3। तो +3 स्टेट में इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है ऐसे कुछ, आर्गॉन और 3d3, राइट। 4s1 3d5 होता है, तो एक s में से गया, d5 में से 2 गए, तो d3 बच गया, तो 3d3। अब इसका देखेंगे हम लोग डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन। तो ये जो हमारे डी ऑर्बिटल है यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में कैसे स्प्लिटिंग होती है हमें पता ही है। ओके, ऊपर Eg, नीचे T2G, राइट। अब यहाँ पर D3 है, तो मतलब हमें कुछ लिगैंड का इन्फ्लुएंस के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि इस केस में ये 1 2 3 ऐसे हो जाएगा, राइट। ये नीचे के T2G ऑर्बिटल्स ही ऑक्यूपाई कर लेंगे। तो डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन क्या हो गया? T2G3 और Eg 0, राइट।
अब इसके बाद हम लोग देखेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री, तो इसके बाद देखेंगे, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट के बाद। ओके, तो कोऑर्डिनेशन नंबर के बाद हम लोग ने देखा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद सीधा मैग्नेटिक मोमेंट पर आते हैं। स्टीरियोकेमिस्ट्री हम लोग अच्छे से देखेंगे थोड़ा, ओके, जगह जगह लेके। तो मैग्नेटिक मोमेंट के लिए हमें तो पता ही है ये कौन सा मेटल है, ट्रांजिशन मेटल है। और हम लोग ने डीएनएफ ब्लॉक में पढ़ा अच्छे से कि इसका जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्वेंच किया जाता है, तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम के बेसिस पर हम लोग इसका मैग्नेटिक मोमेंट बताते हैं। अब स्पिन एंगुलर मोमेंटम के लिए हम लोग स्पिन ऑनली फॉर्मूला यूज करते हैं। वो क्या था, ये कुछ ऐसा था, ओके, म्यू मतलब अपना मैग्नेटिक मोमेंट, और स्पिन ऑनली फॉर्मूला में हम लोग यूज करते हैं ये वाला n/n+2, जहां पर n क्या होंगे, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हमें सीधे सीधे दिख रहे हैं, देखो डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन में 1 2 3, तो हम लोग ने इसमें सब्सटीट्यूट कर दिया 3 × 3 + 2, तो क्या हो गया 3 × 5 15। अब इतना तो पता है ये √16 कुछ 4 के आसपास आ जाएगा, राइट। तो इसका आंसर है 3.87 बोहर मैग्नेटन। अब आप इसको अच्छे से निकाल सकते हो, √15 को, आप तो माहिर हो इसमें। ये तो समझ में भी आ रहा है ऐसे भी, √16 मतलब 4, तो 4 के पास ही आएगा, तो 4 से कम ही है ये, राइट। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री हम लोग अच्छे से देखेंगे इस कॉम्प्लेक्स का। तो देखो ये कॉम्प्लेक्स कुछ ऐसा है, देखो MA2 लिख देते हैं हम लोग, यूनिडेंटेट लिगैंड है, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग A से। और ये जो हमारा डाइडेंटेट लिगैंड है इसको हम लोग चलो B से रिप्रेजेंट करते हैं, B', और कितने हैं, 2 है। तो इस कॉम्प्लेक्स को देख के हम लोग को तो समझ में आ रहा है कि देखो ये जो यूनिडेंटेट लिगैंड है 2 दिए हुए, तो हम लोग इनको सिस पोजीशन में रख सकते हैं, ट्रांस वाली पोजीशन में रख सकते हैं, मतलब एडजेसेंट रख सकते हैं, अपोजिट भी रख सकते हैं। तो सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म तो ये शो कर रहा है, देखो ऐसे कुछ। तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे इसका कॉम्प्लेक्स का ही स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो सिस में जैसे हम लोग का A क्या है, वाटर है, तो वाटर कैसे होगा, OH2 करके जुड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन डोनर एटम है ना, इसीलिए। ओके, तो सिस में ये हम लोग ने यहाँ पर एक वाटर और यहाँ पर एक वाटर लगा दिया। बाकी के जो साइड्स है यहाँ पर हम लोग ऐसे ऑक्सिलेट आयन लगाएंगे और यहाँ पर ऐसे ऑक्सिलेट का लिगैंड। ओके, कुछ देखो ये इस प्लेन में जा रहा है, कंफ्यूज मत होना, ये ऊपर जा रहा है बॉन्ड, ये नीचे, यहाँ पर ऑक्सिलेट, यहाँ पर नीचे ऑक्सिलेट। ओके, तो ये सिस वाला है। अब ट्रांस वाला देखते हैं, ट्रांस वाला तो काफ़ी इजी होगा, ऊपर एक OH2, नीचे एक OH2, और ये ऐसे 4 एक ही प्लेन में होंगे और ऑक्सिलेट से जुड़े हुए होंगे, ऐसे 2 ऑक्सिलेट लिगैंड से। अब इससे तो सीधा सीधा दिख रहा है हमें कि यार ये तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा, राइट, क्योंकि यहाँ पर इसको उल्टा कर देंगे तो सेम ही दिखेगा, पर ये जरूर शो करेगा। देखो, ओके, ये कैसे शो करेगा, हम लोग अगर इसका मिरर इमेज बना रहे, ओके, तो इसको उल्टा कर दो, कैसे होगा उल्टा, ये क्रोमियम, ऊपर तो OH2 ऐसे ही रहेगा, ये नीचे वाला और बाकी के सब बॉन्ड का पोजीशन थोड़ा बदल जाएगा। अब ये वाला OH2 इस साइड आ जाएगा, ओके, मतलब H2O अपना, ये वाला इस साइड आ गया, ये वाला उस साइड जाने वाला है, तो ऑक्सिलेट, और फिर ये जो है ये इस साइड आ जाएगा ऐसे। ओके, ये एक प्लेन में कुछ ऐसे। तो ये सिस वाला ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, आप रोटेट करके देखोगे फिर भी ये जो रोटेट होने के बाद जो मॉलिक्यूल मिलेगा वो इससे सेम नहीं होगा, तो आप चेक भी कर सकते हो, इसीलिए ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है सिस वाला हमारा। तो चलो ये कॉम्प्लेक्स भी हमारा वेट ही कर रहा है कि हम कब इसकी रामायण कथा लिख देंगे यहाँ पर नीचे। तो चलो इसकी रामायण शुरू करते हैं इसके IUPAC नेम से। अब IUPAC नेम में ये हम लोग का कटानिक स्पीशीज है, ये अनायोनिक स्पीशीज है, राइट। तो कटानिक स्पीशीज हमारा कॉम्प्लेक्स ही है, तो कॉम्प्लेक्स के ही नामकरण से शुरू करेंगे। तो यहाँ पर देखो लिगैंड्स कौन से 2 है, ओके, अमोनिया और क्लोराइड। अमीन होता है ये होगा क्लोरिडो, तो पहले ये यही आएगा अमीन। तो कितने अमीन है, 5 है, तो पेंटा अमीन। फिर क्लोराइड है तो क्लोराइड हो जाएगा क्लोरिडो। फिर आएगा हम लोग का मेटल है हमारा कोबाल्ट। अब ये कटायोनिक स्पीशीज है इसलिए कोबाल्ट ही लिखेंगे हम लोग इसे, ओके। अनायोनिक होता तो 8 लगा देते। फिर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ पर देखो 2 क्लोराइड आयंस तो 2-, यहाँ पर कितना होगा 2+। अब यहाँ पर है क्लोराइड का -1, ये होगा 0, इसका ढूंढना है तो -1 बाहर जाएगा तो क्या होगा +1, तो +2 +1 +3, कोबाल्ट क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट +3। अब बचे क्या बाहर अनायोनिक स्पीशीज जो है क्लोराइड, तो यहाँ पर लिख देंगे क्लोराइड, हो गया, इसका नाम लिख दिया। अब आएंगे इसके ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ,
तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो हम लोग ने यहीं पर निकाल दिया है IUPAC नेम लिखते समय पे, +3 है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, ये वाला +3। फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और कोऑर्डिनेशन नंबर, तो सेम हम लोग सीक्वेंस फॉलो करेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर ढूंढेंगे पहले, 5 डोनर एटम्स इस अमोनिया के, क्योंकि 5 अमोनिया है, राइट, तो 5 नाइट्रोजन एटम, तो 5 डोनर एटम हो गए। यहाँ पर क्लोराइड, तो 6वां डोनर एटम होगा, तो 6 डोनर एटम मतलब 6 है कोऑर्डिनेशन नंबर। कॉम्प्लेक्स का पॉलीहेड्रा होगा ऑक्टाहेड्रल। अब ढूंढेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर देखो कोबाल्ट है +3 में, राइट, तो +3 में कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन होता है कुछ ऐसे, आर्गॉन, ओके, 3d6। अब यहाँ पर हम लोग डिटरमाइन करेंगे दोनों पर ऑक्टाहेड्रल जो है हमारा कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि डी ऑर्बिटल में कैसा ऑक्यूपेशन होगा इलेक्ट्रॉन का, और लिगैंड की तरफ भी, लिगैंड के ऊपर भी डिपेंड करेगा, क्योंकि देखो लिगैंड में नाइट्रोजन जो हमारा अमोनिया जो है ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कुछ इस तरफ था ये, राइट। तो यहाँ पर स्प्लिटिंग तो कुछ ऐसी ही होगी, ओके, ऊपर Eg नीचे T2G, फिर 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने, तो 3 तक तो कहानी सही थी। अब आएगा इन्फ्लुएंस इनका अमोनिया का, तो अमोनिया क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे ज़्यादा, तो ऊपर जाने नहीं देगा ये, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे, नीचे ही पेयर हो जाएंगे, 5वां, 4th, 5th और 6th इलेक्ट्रॉन ऐसे। तो D6 का जो डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन है, ओके, इसका D6 का वो कितना है, क्या है वो, T2G6, क्योंकि 6 के 6 इसमें ही है, और Eg0, ओके। चलो अब हम लोगों ने देखा क्या, IUPAC नेम, ऑक्सीडेशन स्टेट, कोऑर्डिनेशन नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आते हैं हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट पर। तो इस केस में आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा, देखो कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, और पिछले सवाल में हम लोग ने पूरा रामायण देख लिया था कि कैसे आया ये फॉर्मूला, मतलब कहाँ से आया, तो n×n+2 यही होता है हमारा मैग्नेटिक मोमेंट म्यू। अब म्यू में 0 × 0+2 क्या होगा, √0, तो म्यू मतलब 0 ही है, राइट, 0 बोहर मैग्नेटन, उसके पास कोई मैग्नेटिक मोमेंट है नहीं। और इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री अगर देखी जाए तो ये देखो, ये कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स है Ma5b। अब हमें पता है ये ऐसे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में पूरे के पूरे जो 6 कॉर्नर्स होते हैं ऑक्टाहेड्रन के, ओके, कुछ ऐसे पकड़ लो, ये 6 कॉर्नर्स है ऑक्टाहेड्रन के, ये आइडेंटिकली होते हैं, तो इनकी कोई भी स्टीरियो आइसोमर्स बन ही नहीं सकते, क्योंकि हम लोग अगर इनको रोटेट करेंगे तो 6 कॉर्नर्स हम लोग को सेम ही दिखेंगे, राइट। तो इसीलिए फिर ये ना ही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, ना ही स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करेंगे, राइट। तो स्टीरियो आइसोमर्स इसके कुछ भी नहीं है, तो ये ना ही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, ना ही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, इसलिए इसके स्टीरियो आइसोमर्स कुछ भी नहीं होंगे। चलो अब इस तीसरे से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखो IUPAC नेम में सिर्फ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स ही दिया हुआ है हमें, तो हम लोग शुरू करेंगे लिगैंड से। तो यहाँ पर है क्लोरिडो, यहाँ पर है पिरिडीन, ओके। तो नाम हम लोग का पहले C से शुरू होगा, तो ट्राई क्लोरिडो, ओके, फिर ट्राई पिरिडीन। अब उसके बाद आएंगे हम लोग मेटल की तरफ, तो यहाँ पर तो कुछ अनायोनिक कॉम्प्लेक्स वगैरह कुछ चीज़ है ही नहीं, मतलब ये तो पूरा न्यूट्रल है, तो मेटल का नाम ऐसे लिखेंगे हम लोग, क्रोमियम। ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो ये तो होगा न्यूट्रल, ओके, इसके ऊपर है -3, तो इसके ऊपर होगा +3, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए, तो यहाँ पर हो गया ये 3, और फिर खत्म, क्योंकि कुछ काउंटर आयन वगैरह कुछ है ही नहीं, तो ये है इसका नाम। अब आते हैं इसके ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ, तो हम लोग ने अभी निकाला Cr+3 में है, तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। कोऑर्डिनेशन नंबर देखेंगे तो यहाँ पर 3, अब ये पिरिडीन है, तो ये समझ लो, या ऐसे मत समझ लेना कि कुछ बड़ा सा अपना मतलब C5H5N है तो कुछ चिलेट लिगैंड वगैरह कुछ है, नहीं, नाइट्रोजन सिर्फ एक ही है इनके पास, राइट, और नाइट्रोजन से ही ये मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, तो ये यूनिडेंटेट ही है, तो ये 3 यूनिडेंटेट, ये 3 यूनिडेंटेट मतलब कितने, 6 डोनर एटम हो गए, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल ही होगा, राइट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए तो Cr+3 में है, ओके, 3d3 ही होगा, सेम टू सेम एकदम, राइट, पहले वाले सवाल के जैसे। अब यहाँ पर हमारा क्लोरीन है, ओके, क्लोराइड है लिगैंड, पिरिडीन है, पर 3d3 होने की वजह से हम लोग का स्प्लिटिंग कुछ ऐसी होने वाला है, राइट, ये तो पता ही है हमें, Eg में और T2G में, तो हमें कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं,
फील्ड के बारे में कुछ, क्योंकि 1 2 3 ऐसे ही फिल होने वाला है। ओके, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला लिगैंड के फील्ड स्ट्रेंथ से अब यहाँ पर। तो इसलिए क्या होगा, इसका डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन T2G3 Eg0। अब मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें तो यहाँ पर इनके पास कितने हैं, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, तो म्यू इज इक्वल्स टू n इंटू एन रूट ऑफ n इंटू एन प्लस 2। ओके, चलो ये जाने दो, म्यू इज इक्वल्स टू रूट ऑफ n इंटू एन प्लस 2। अब यहाँ पर हमें पता है 3 इंटू 3 प्लस 2 मतलब 5, तो रूट ऑफ 15 हम लोग ने देखा था पहले सवाल में, क्या था आंसर 3.87 बोहर मैग्नेटन। ओके, तो ये इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी हो गया। अब इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री भी देखते हैं। तो चलो अब ये देखो, मेटल यूनिडेंटेट लिगैंड ए, ये भी यूनिडेंटेट लिगैंड बी, और कितने हैं 3 तो चैप्टर में भी पढ़ा है। ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स होगा तो ये 2 टाइप के ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करते हैं, मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करते हैं, कौन से, फेशियल और मेरिडियोनल। तो यहाँ पर इनका कुछ ऐसा होगा स्ट्रक्चर। ओके, ऑक्टाहेड्रन में, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में यहाँ पर अब हम लोग समझो क्लोरीन ऐसे अरेंज कर रहे, तो ये जो पिरिडीन होंगे कुछ ऐसा हो जाएगा। ओके, तो ये देख रहे हैं, आपको दिखाई देगा ये ऑक्टाहेड्रल का एक फेस जो है ऑक्टाहेड्रन का, ये कुछ ऐसे, ये मतलब ऐसा फेस ऑक्टाहेड्रन का नीचे वाला। तो यहाँ पर देखो पिरिडीन पिरिडीन पिरिडीन, तो ऐसा अगर हो तो हम लोग इसे फेशियल आइसोमर कहते हैं। ओके, FAC से डिनोट करते हैं हम लोग इनको। अब इसका ही मेरिडियोनल आइसोमेरिज्म कैसा होगा, मेरिडियोनल आइसोमर, ये ऊपर तो क्लोरीन वैसे ही है। ओके, यहाँ पर पिरिडीन, यहाँ पर पिरिडीन और यहाँ पर पिरिडीन, यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन ले लो। तो ये देखो मेरिडियन पोजीशन पर, मतलब मिडिल वाले पोजीशन पर है 3 पिरिडीन के लिगैंड्स। ओके, ऑक्टाहेड्रन में ऐसे, यहाँ पर 1 2 3, तो कुछ ऐसा अगर हो तो हम लोग इन्हें फिर मेरिडियोनल कहते हैं आइसोमर, और डिनोट करते हैं MER और डैश से। ओके, MER डैश। तो ये हो गए इनके 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, और ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेंगे, क्योंकि देखो अगर हम लोग इनको रोटेट करेंगे ना तो सेम ही हम लोग को मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे। मतलब इसका अगर ऑप्टिकल आइसोमर हम लोग, मतलब इसका अगर मिरर इमेज देखेंगे और उस मिरर इमेज को कुछ ऐसा रोटेट कर देंगे कि हम लोग को ये ऐसे पोजीशन में आ जाए एटम्स, तो आ जाएंगे हम लोग एटम्स, सिमिलर हो जाएगा उसका रोटेट करने के बाद जो मॉलिक्यूल दिख रहा है वो इससे सिमिलर हो जाएगा। इसकी भी केस में ऐसी कुछ हो जाएगा। इसका भी इसको भी हम लोग अगर मिरर इमेज बना देंगे इसका अलग से, और फिर उस मिरर इमेज को रोटेट करेंगे, तो रोटेट करने के बाद जो हम लोग को दिख रहा है मॉलिक्यूल वो इसके जैसा ही होगा। तो इसका भी कोई ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होगा फिर इस मेरिडियोनल आइसोमर का भी। चलो अब इस कॉम्प्लेक्स का IUPAC नेम देखते हैं सबसे पहले। तो शुरू करेंगे कटानिक स्पीशीज से। तो सीजियम है हमारा कटानिक स्पीशीज यहाँ पर, तो सीजियम। ओके, स्वागत करते हैं इनका, कुछ नया कॉम्प्लेक्स देखने को मिला हमें। फिर यह हम लोग का एनायनिक कॉम्प्लेक्स, एनायनिक कॉम्प्लेक्स में शुरू करेंगे लिगैंड से, तो टेट्रा क्लोरिडो, राइट। फिर एनायनिक कॉम्प्लेक्स से इसलिए मेटल का नाम जो होगा वो 8 से एंड करेगा, और यहाँ पर देखो हम लोग ने एक्सेप्शन मतलब पढ़ा था कि कुछ कुछ मेटल के नाम हम लोग लैटिन नेम से भी लिखते हैं, तो यहाँ पर देखो फेरेट, तो फेरेट आ जाएगा। ओके, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, तो सीजियम हमें पता ही है ये ग्रुप 1 वाला एलिमेंट है। ओके, तो +1 होगा, तो इसके ऊपर -1 होगा चार्ज कॉम्प्लेक्स के ऊपर, ये -4 बाहर जाएगा तो +4 हो जाएगा, तो -1 +4 +3, तो हम लोग के Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +3, तो 3। ओके, खत्म। अब आते हैं इसके ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यही से हो जाएगा, कितना है Fe +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है इसका। ओके, फिर कोऑर्डिनेशन नंबर देखो 4 ही क्लोरीन है, 4 क्लोराइड लिगैंड्स है जो जुड़े हुए हैं, हमें पता है डोनर एटम 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अब आएगा मजा, अब इसमें क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा या स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगी, ये कैसे पता चलेगा। तो थोड़ा दिमाग को दौड़ाना पड़ेगा, थोड़ा VBT को यूज करना पड़ेगा, थोड़ा CFT के कॉन्सेप्ट को थोड़ा यूज करना पड़ेगा। देखो कैसे, तो हमें पता ही है ये Fe जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, राइट। तो इसका नॉर्मली क्या होता है 4s2 3d6, तो 2 में से 4s2 में से 2 गए, 3d6 में से 1 गया, तो d5 कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब इस d5 कॉन्फ़िगरेशन में सारे के सारे ऑर्बिटल्स जो होंगे
वो एकदम मस्त खुश होंगे, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन से भरे हुए, मतलब ऑर्बिटल खुश होंगे मतलब इलेक्ट्रॉन खुश होंगे, ऐसा मुझे बोलना है। तो अच्छे से एकदम खुशी से बैठे हुए। अब ये जो क्लोरीन है हमारा, क्लोराइड लिगैंड, ये कुछ डिस्टर्ब नहीं करेगा इन्हें, क्योंकि इनका जो फील्ड स्ट्रेंथ है वो काफ़ी वीक है, एकदम टुवर्ड्स द एंड है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के। तो यहाँ पर होगा क्या, ये बेचारे आएंगे क्लोरीन, बोलेंगे कोई बात नहीं, चलो तुम लोग बैठो आराम से, Fe के पास जब आएगा तब इनको बोलेंगे ऐसे बैठ जाओ, मैं तुम लोग का s ऑर्बिटल और ये p ऑर्बिटल लेके भाग जाता हूँ। ओके, मतलब भाग जाता हूँ मतलब इनमें इलेक्ट्रॉन का डोनेशन कर लेता हूँ, ये मुझे दे दो। तो कुछ ऐसा इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होगा, हमने पढ़ा ये VBT में। तो क्या हो रहा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, इसीलिए फिर इसका जो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा होगा वो टेट्राहेड्रल होगा, राइट। अब टेट्राहेड्रल है, अब हम लोग आएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। अब है क्या, Fe3+, राइट। तो आर्गॉन, अभी हम लोग ने देखा था 3d5। अब d5 में स्प्लिटिंग तो हमें पता ही है, टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग कैसी होगी, उल्टी हो जाती है ऑक्टाहेड्रल की। तो ऊपर जो होंगे ये ऊपर जाएंगे T2G वाले, ये बोलेंगे चलो इस टाइम पे हम जीत गए, और EG वाले नीचे वेट करेंगे इनका। चलो अब D5 में 1 2, अब यहाँ पर देखो क्लोरीन है, वीक फील्ड लिगैंड, तो बोलेगा जाओ ऊपर की मंजिल पे, चलो तो जाके बैठ गए ये तीनों भी रूम में। तो कुछ ऐसा होगा कॉन्फ़िगरेशन, डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन भी, तो आ जाएगा Eg2 T2G3। ओके, ये हो गया डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन। अब यहाँ पर सीधा सीधा दिख रहा है 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, तो हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट में क्या डालेंगे, 5। ओके, √5 × 5 + 2, तो कितना होगा 5 × 7, तो √35। तो कुछ रफली आंसर जो आएगा वो 6 के नीचे ही आएगा। ओके, बोहर मैग्नेटन में म्यू। अब देखा था हम लोग ने क्या है, ये टेट्राहेड्रल है ये, राइट। तो चैप्टर में बहुत अच्छे से हम लोग ने पढ़ा है कि टेट्राहेड्रल जो कॉम्प्लेक्सेस होंगी जो यूनिडेंटेट है, राइट। यहाँ पर भी देखो Cl4 क्लोराइड यूनिडेंटेट है, तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस हमें, ओके, ये ना ही हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स देंगे ना ही हमें ऑप्टिकल आइसोमर देंगे। क्यों, क्योंकि इनके जो लिगैंड्स है, ओके, ये कॉम्प्लेक्स में, तो इनका जो अरेंजमेंट है इन यूनिडेंटेट लिगैंड्स का, ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में एकदम सेम टू सेम ही है। टेट्राहेड्रन को कैसे भी घुमा दो तो सेम ही दिखेगा आपको ऐसे, इसीलिए ना ही इनका ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा ना ही ऑप्टिकल आइसोमर होगा, ये खा लेगा 8। फिर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, तो K4 है तो यहाँ पर -4 आ जाएगा, फिर -6 बाहर जाएंगे तो +6 हो जाएगा, तो इसका कितना होगा +2। ओके, खत्म। अब आते हैं इसके ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ। तो मुझे पता ही नहीं चल रहा कि ऐसा सवाल ही क्यों पूछा इन लोग ने। ऑक्सीडेशन स्टेट तो यही से हम लोग को पता चल रहा है हमेशा, +2 करके है ये, तो मैंगनीज +2। ओके, ऑक्सीडेशन स्टेट है इसका। अब कोऑर्डिनेशन नंबर, तो 6 साइनाइड है तो 6 ऑक्टाहेड्रल। फिर आएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ, तो मैंगनीज +2 हम लोग को पता है D5 कॉन्फ़िगरेशन होता है, 4s2 3d5 होता है मैंगनीज, तो 2 जाएगा तो 2 चले जाएंगे तो 3d5, तो D5। ओके, Mn+2 में, तो आर्गॉन 3d5। स्प्लिटिंग जो होगी कैसे होगी, ऑक्टाहेड्रल है, ऊपर Eg नीचे T2G, तो D5 में अब आएगा इन्फ्लुएंस साइनाइड का। तो साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, हमें तो पता ही है, तो ये ऊपर जाने नहीं देगा, बोलेगा चुपचाप बैठो 4th और 5th इलेक्ट्रॉन को इसी के साथ, ओके, पेयर करा देगा। तो कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा, डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन कैसा होगा, T2G5, और Eg जो है वो तो 0 रहेगा, 0। अब मैग्नेटिक मोमेंट दिख रहे, एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा μ = 1 × 1 + 2, μ = √3, राइट, 2 + 1 3, √3 होता है 1.73, तो 1.73 बोहर मैग्नेटन, ये होगा इसका मैग्नेटिक मोमेंट। ओके, अब ये है क्या, MnCn6 मतलब mx6, ये भी कोई भी स्टीरियो आइसोमर शो नहीं करेगा। ओके, ना ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर ना ही ऑप्टिकल आइसोमर, क्योंकि सारे आइडेंटिकल लिगैंड्स है, कैसे भी घुमा के देखो इनको, ऑक्टाहेड्रन तो सेम ही दिखेगा, राइट।
तो चलो देखते हैं नेक्स्ट सवाल 9.25। अब ये तो थोड़ा मजेदार सवाल है, इसमें कुछ कहानी होगी। तो एक्सप्लेन द वॉयलेट कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स, ये टाइटेनियम का और वाटर का कॉम्प्लेक्स, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो अब स्टोरी में शुरुआत करेंगे हम लोग इस कॉम्प्लेक्स से ही। ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स है, हमें पता है ये कलर शो कर रहा है, मतलब इसमें क्या हो रहा है, डी डी ट्रांजिशन हो रहा है, राइट, इलेक्ट्रॉन का। अब ये डी डी ट्रांजिशन कैसे हो रहा है, हम लोग को क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की मदद से बताना है। तो इसमें ये जो टाइटेनियम है, ओके, ये कैसा है, +3 स्टेट में है, ओके, वाटर तो न्यूट्रल ही है। अब जब वाटर प्रेजेंट ना हो तब ये टाइटेनियम के जो डी ऑर्बिटल है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, ओके, क्योंकि 4s2 और 3d2 होता है इसका। तो s में से 2 गए, d में से 1 गया, तो 3d1, राइट। अब इस एक इलेक्ट्रॉन जो इस डी ऑर्बिटल में बैठा हुआ है, तो ये जो डी ऑर्बिटल है ये डीजेनरेट है, सारे डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी एक जैसी है। पर जैसे ही ये वाटर आएगा तो प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। मतलब ऐसे कह लो कि हमारी स्टोरी की शुरुआत यही कर रहा है हमारा हीरो। अब ये इसके साथ बाइंड होके कुछ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स वगैरह बना रहा है, राइट, और कॉम्प्लेक्स बनाने के चक्कर में ये इसके जो डी ऑर्बिटल्स हैं इनको स्प्लिट करवाएगा। यही तो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, राइट। अब स्प्लिट कैसे करवाता है हमें पता है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में स्प्लिटिंग कुछ ऐसी होती है, T2G वाले नीचे, EG वाले ऊपर, ओके। अब इसमें ये D वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये बेचारा यहां पर होगा कुछ। अब ये चुपचाप बैठा हुआ है, ऐसा आपको अगर लग रहा होगा तो आप गलत हो, क्योंकि इसी के उछल कूद करने की वजह से कलर दिख रहा है हमें, डी डी ट्रांजिशन। अब यही ट्रांजिशन एक्सप्लेन कैसे करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन तो शांत बैठता नहीं है, ये यहाँ से उड़ी मारेगा, यहाँ पर जाने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पर जाने के लिए इसे चाहिए होगी एनर्जी, राइट, क्योंकि ये एनर्जी गैप उसको पार करना है, तोड़ के जाना है। तो एनर्जी कहाँ से लेगा ये क्या करेगा, इसके ऊपर जो लाइट पड़ रही है इसमें से कुछ ऐसी पर्टिकुलर वेवलेंथ वाला रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा, ओके। तो मोस्टली ये करते क्या है, डी वाले जो हमारे डी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इन ट्रांजिशन मेटल्स के, ये विजिबल रीजन के रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं, ओके। तो पर्टिकुलर वेवलेंथ वाला रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लिया तो पर्टिकुलर उसको एनर्जी मिल गई। हमें पता है पर्टिकुलर वेवलेंथ वाले में पर्टिकुलर एनर्जी होगी रेडिएशन में, तो पर्टिकुलर एनर्जी लेके इसने उड़ी मार के यहां पर चला गया। अब ये तो इसने तो मतलब इसका काम कर लिया, ये तो खुश। पर इस चक्कर में हो क्या रहा है, अब ये जो लाइट एब्जॉर्ब की इस कॉम्प्लेक्स में से बाहर भी तो जाएगी लाइट, ओके, क्योंकि ये जो लाइट एब्जॉर्ब की है ये तो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की है। जो बाकी की लाइट जो है जो इसके ऊपर पड़ रही है वो तो ये ऐसे ही पास करा देगा, क्योंकि ये तो एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है उसको, राइट। तो बाकी की जो लाइट दिख रही है हमें उसी का कलर वॉयलेट कलर है। अब ये कैसे पता चला, एक्सपेरिमेंटली ये ढूंढा गया है कि जो हम लोग को कलर दिख जाता है, ओके, ट्रांसमिटेड लाइट का, ये कलर होता है एब्जॉर्ब्ड लाइट के कलर से कॉम्प्लीमेंट्री। तो इस केस में ये हमारा जो TiH2O6 जो कॉम्प्लेक्स है इसके अंदर ये जो टाइटेनियम का 3D1 वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये वाला, ये एब्जॉर्ब कर रहा है ब्लू ग्रीन वाला रेडिएशन, ओके, मतलब ब्लू ग्रीन कलर का रेडिएशन। अब ब्लू ग्रीन कलर का रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा है, इसीलिए ये क्या कर रहा है, ये जो यहाँ पर एमिट हो रही है लाइट ये वॉयलेट कलर की हो रही है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर की, ब्लू ग्रीन के कॉम्प्लीमेंट्री कलर की। बस अब इतनी सारी कहानी हम लोग ने बता दी बस इसके कलर को बताने के लिए। तो अब ये तो खुश होगा ही। चलो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट सवाल, व्हाट इज मेंट बाय द चिलेट इफेक्ट, गिव एन एग्जाम्पल। तो हम लोग ने चैप्टर में अच्छे से पढ़ाई है चिलेटिंग लिगैंड्स क्या होते हैं। अब जब ऐसे चिलेटिंग लिगैंड्स जब कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं तो हमें तो पता ही है ये चिलेट कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, और ये जो चिलेट कॉम्प्लेक्सेस है ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं सिमिलर कॉम्प्लेक्सेस से जिनमें यूनिडेंटेट लिगैंड्स हो, ओके। थोड़ा खिचड़ी लग रहा होगा, मतलब ये सिमिलर मतलब क्या, ओके, ऐसे कौन से कॉम्प्लेक्सेस जिनको हम लोग सिमिलर कह रहे हैं। तो सिमिलर का मतलब यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। देखो मैंने क्या कहा, चिलेट लिगैंड्स, तो हम लोग ने ले लिया चिलेट लिगैंड्स, ओके, ये चिलेट कॉम्प्लेक्स बना रहा है तो चलो ऐसे कुछ चिलेट लिगैंड ले लिया, 3 चिलेट लिगैंड्स मेटल के साथ जुड़ रहे हैं। अब ये ज़्यादा स्टेबल है सिमिलर कॉम्प्लेक्स जिसमें यूनिडेंटेड लिगैंड हो। सिमिलर मतलब इसका जो डोनर एटम है इन चिलेट लिगैंड्स का, ओके, ये डोनर एटम
इस कॉम्प्लेक्स में जो हमारा यूनिडेंटेट लिगैंड है इसके जैसा ही होगा, सेम ही होगा। अगर ऐसा सिमिलर कॉम्प्लेक्स है तो ये इससे ज्यादा स्टेबल है। ओके, तो ही ये इससे ज्यादा स्टेबल है, राइट। तो अब एग्जाम्पल हमें पूछा है कि एग्जाम्पल भी दे दो, तो ये देखो यहां पर ये हम लोग ले रहे निकल का इथिलीन डायमीन के साथ का कॉम्प्लेक्स, ओके, NiEN3 2+। अब ये ज्यादा स्टेबल है निकल के अमोनिया वाला जो कॉम्प्लेक्स है उससे, ओके। अब ये तो आपको क्लियर हुआ ही रहेगा। देखो यहां पर भी हम लोग ने यही बताया, क्योंकि यहां पर इथिलीन डायमीन में भी नाइट्रोजन है डोनर एटम, और यहां पर देखो अमोनिया में भी नाइट्रोजन है डोनर एटम। तो ऐसे सिमिलर कॉम्प्लेक्सेस जिनमें यूनिडेंटेट लिगैंड है, इनसे ये वाला हम लोग का चिलेट कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल है, और इसी को तो कहते हैं चिलेट इफेक्ट। तो चलो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट सवाल। डिस्कस ब्रीफली गिविंग एन एग्जांपल इन ईच केस द रोल ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इन फर्स्ट बायोलॉजिकल सिस्टम्स। तो बचपन से हम लोग फोटोसिंथेसिस पढ़ते आ रहे हैं, और फोटोसिंथेसिस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल है मैग्नीशियम का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कितनी अमेजिंग चीज है। देखो हमारे ब्लड में भी जो हीमोग्लोबिन है ये क्या है, मतलब बोट ही तो है जो ब्लड में बह रही है ऑक्सीजन को लेके। ऐसा इंपॉर्टेंट हमारे ब्लड में जो बोट बह रही है ये भी है आयरन की कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और विटामिन B12 बहुत बार सुना होगा आपने, तो ये भी साइनोकोबाल्ट अमाइन जो है ये भी कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अब इन सब के अलावा भी कुछ एंजाइम्स है जैसे कि कार्बोक्सीपेप्टिडेज ए करके, कार्बोनिक एनहाइड्रेज करके, ये एंजाइम्स में भी कोऑर्डिनेटेड मेटल आयंस है। तो सोचो ये भी कोऑर्डिनेटेड मेटल आयंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इन एंजाइम्स में। तो कहाँ नहीं है हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, देखो। तो चलो देखते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री में क्या यूज है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। तो अगर सपोज समझो कि हम अपने बॉडी में जो मेटल्स है, मेटल का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कुछ ज़्यादा ही हो गया, तो वो टॉक्सिक होगा ना हमारे बॉडी के लिए, क्योंकि कुछ कॉन्सेंट्रेशन में ही हमारे बॉडी के लिए चीज़ें अच्छी होती है। तो ऐसे ही अगर प्लांट या फिर एनिमल्स में भी, मतलब हम लोग में भी अगर मेटल का प्रोपोर्शन ज़्यादा हो गया तो कैसे निकालेंगे इसको बाहर? तो यहाँ पर आ रहे हैं हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। क्या कर रहे हैं वो? ये चिलेटिंग लिगैंड्स का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं इन मेटल्स को निकालने के लिए। कैसे? तो हम लोग चिलेटिंग लिगैंड्स यूज करेंगे, चिलेटिंग लिगैंड्स मेटल्स के साथ चिलेट कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे और उनको खींच के बाहर निकाल देंगे बॉडी के बाहर, राइट। अब ऐसा एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे तो जो कॉपर या फिर आयरन होगा अगर एक्सेस क्वांटिटी में है बॉडी में प्लांट या फिर एनिमल के, तो हम लोग चिलेटिंग लिगैंड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि डेस्फेरियोक्साइम बी या फिर डी पेनिसिलामीन, और इनका इस्तेमाल करके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाएंगे ये फिर कॉपर और आयरन के साथ, और फिर उनको बाहर निकाल देंगे। इसी तरह से EDTA भी हम लोग यूज कर सकते हैं अगर लेड पॉइजनिंग हुई रहेगी तो, क्योंकि लेड को भी EDTA खींच के बाहर निकालेगा। और ऐसे ही प्लैटिनम के कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कैंसर में जो ट्यूमर्स ग्रो होते हैं उनको इनहिबिट करने के लिए यूज करते हैं, ओके। तो एग्जाम्पल में आपने सिस्प्लैटिन नाम तो सुना ही होगा आपने इसका, और सिस्प्लैटिन के रिलेटेड जो कंपाउंड्स होते हैं इनका भी इस्तेमाल होता है। तो चलो दोस्तों अब देखते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का क्या यूज है। तो थोड़ा ध्यान से समझना है इस चीज को। क्या है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स तो हम लोग यूज करते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए, क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए, ओके। पर हमें पता है कि हम लोग ने चैप्टर में भी पढ़ा था कि कुछ मेटल आयंस जो हम लोग ने देखा था, निकल का था मेटल आयन जो हाइड्रेटेड था, उसको हम लोग ने ट्रीट करवाया था कुछ रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ इथिलीन डायमीन के साथ जो चिलेटिंग लिगैंड था। हम लोग ने देखा था कि अलग अलग टाइप के कलर प्रोड्यूस हो रहे थे, राइट। सॉल्यूशन का अलग अलग कलर आ रहा था। तो ऐसे ही कुछ करके हम लोग क्या करेंगे, मेटल आयंस चिलेटिंग लिगैंड्स के साथ, नंबर ऑफ चिलेटिंग लिगैंड्स के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमें कुछ पर्टिकुलर कलर मिलेगा। अब हमारे पास अगर वो डेटा होगा कि कितने चिलेटिंग लिगैंड्स कौन से मेटल आयन के साथ मिलके कौन सा कलर दे रहे हैं, ओके, सॉल्यूशन का, तो इसमें से हम लोग को तो पता है कि कितने हम लोग ने चिलेटिंग लिगैंड यूज किए, कौन सा कलर आ रहा है वो भी दिख रहा है, तो हम लोग कोरिलेट कर सकते हैं कि कौन सा मेटल आयन है जो रिएक्ट कर रहा है, और इस लॉजिक के बेस पर हम लोग मेटल आयन डिटेक्ट करेंगे, ओके, और उसको एस्टिमेट भी करेंगे। अब इसके लिए जो चिलेटिंग लिगैंड हम लोग यूज करेंगे ये कुछ EDTA हो सकता है, डाइमिथाइल ग्लाइकोजाइम हो सकता है, ओके। ये एग्जांपल्स हैं इन चिलेटिंग लिगैंड्स के। अब इसके अलावा हम लोग ने हार्ड वाटर को सॉफ्ट कैसे करना है अच्छे से पढ़ाई है, तो हार्डनेस कितना है वाटर का ये भी हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। मतलब हार्डनेस मतलब कितना कैल्शियम के सॉल्ट्स है, कितने मैग्नीशियम के सॉल्ट्स है, वो पता चलेगा कैसे, कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, मैग्नीशियम का कॉन्सेंट्रेशन कितना है। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे वाटर को ट्रीट करते हैं सोडियम और EDTA के कॉम्प्लेक्स के साथ। तो होता क्या है, ये सोडियम EDTA का कॉम्प्लेक्स टूट जाएगा और कैल्शियम के साथ EDTA कॉम्प्लेक्स बना लेगा। तो कैल्शियम के साथ, मैग्नीशियम के साथ
अब इसके बेसिस पर हम लोग क्या करेंगे, कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद हम लोग कैल्शियम का कितना कॉन्सेंट्रेशन है, मैग्नीशियम का कितना कॉन्सेंट्रेशन है, ये डिटेक्ट कर सकते हैं। अब अलग अलग भी कर सकते हैं, राइट, क्योंकि EDTA का जो कॉम्प्लेक्स बनता है कैल्शियम के साथ या फिर मैग्नीशियम के साथ, इनका जो स्टेबिलिटी है ये थोड़ा अलग है, मतलब थोड़ा डिफरेंस है इनमें, स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट्स में इनके। तो हम लोग इससे भी डिटरमाइन कर सकते हैं कि पर्टिकुलरली भाई कितना कैल्शियम आयन है वाटर में या फिर कितना मैग्नीशियम आयन है। तो इससे हम लोग बता सकते हैं कि कितना हार्डनेस है वाटर का। चलो अब देखते हैं मेटल के एक्सट्रैक्शन में या फिर मेटलर्जी में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का क्या रोल है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम लोग ने पढ़ा भी है जनरल प्रिंसिपल्स वाले चैप्टर में कि गोल्ड या फिर सिल्वर जैसे इंपॉर्टेंट मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं भाई। तो बताओ और क्या चाहिए यूज इनका। देखो हम लोग ने देखा था कि गोल्ड को हम लोग ऑक्सीजन और वाटर के प्रेजेंस में साइनाइड आयंस के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो इनका कुछ कॉम्प्लेक्स बन जाता है ऐसा गोल्ड का AuCN2 माइनस, राइट, और ये कॉम्प्लेक्स के साथ ये हाइड्रोक्सिल आयन भी जाता है। अब मैं बैलेंस नहीं करूंगा क्योंकि मैं एक जनरल रिएक्शन दिखा रहा हूँ कि कैसे कॉम्प्लेक्स बन रहा था। अब इस कॉम्प्लेक्स में से गोल्ड को बाहर निकालने का काम जिंक कर रहा है, बड़ा ही पुण्य का काम कर रहा है ऐसे बोलेंगे हम लोग, राइट। तो यहाँ पर AuCN2 माइनस, अब जिंक रिएक्ट करके इसको बोलेगा गोल्ड भैया निकल जाओ बाहर, क्योंकि हम इंसान तो बैठे हुए हैं इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर ZnCN4 2 माइनस ऐसा कॉम्प्लेक्स बनेगा, ओके, और हमें हमारा गोल्ड मिल जाएगा। ऐसे ही गोल्ड के जैसे हम लोग सिल्वर को भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट सवाल, हाउ मेनी आयंस आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स, ये वाला, इन द सॉल्यूशन। तो ये कॉम्प्लेक्स कुछ ऐसा है, राइट, CONH3 6, ओके, ये इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, क्लोराइड बाहर, ओके। तो यहाँ पर ये इसका 6 अमोनिया मॉलिक्यूल्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं इसके साथ। अब हमें तो पता ही है कि ये अंदर का जो है वो तो कॉम्प्लेक्स जो है वो तो डिसोसिएट नहीं होगा, ओके, सॉल्यूशन में। तो डिसोसिएट क्या होगा, ये ऐसे टूटेगा बस, CONH3 6, ओके, 2 क्लोराइड है इसलिए इसके ऊपर 2+ चार्ज आएगा और 2 क्लोराइड जो होंगे वो ऐसे निकल जाएंगे। अब गड़बड़ घाई में ऐसे मत बोल देना कि 2 आयंस बन रहे, देखो ध्यान से देखो, पूछा क्या है, हाउ मेनी आयंस बोला है। तो यहाँ पर ये एक आयन हुआ पूरा का पूरा, ओके, ये एक दूसरा आयन हुआ, ओके, और इसका दूसरा वाला भी तो क्लोराइड है, तो ये 3 आयंस हो गए, राइट। तो हमारा आंसर आएगा 3। तो चलो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट सवाल, अमॉन्ग्स द फॉलोइंग आयंस विच वन हैज द हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू। तो इसके थोड़े पहले हम लोग ने सवाल देखा था, उसमें हम लोग ने 4-5 कॉम्प्लेक्स के मैग्नेटिक मोमेंट के वैल्यू निकाल के हम लोग थक गए थे, राइट। तो अब इसमें भी वही करना है, पर यहाँ पर हम लोग का काम कुछ आसान हो गया। देखो 6 ही लिगैंड्स है, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ऑक्टाहेड्रल है, वो भी कौन से है, ये सारे के सारे वाटर है, मतलब वीक फील्ड लिगैंड्स है। तो इनका तो कुछ इन्फ्लुएंस मतलब होगा नहीं, हंड्स रूल ही फॉलो होगा, ओके, बेसिकली। तो होगा क्या, अब इसका और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ढूंढना पड़ेगा। तो सामने सामने दिख रहा है हम लोग को वाटर, ये न्यूट्रल है सब सारे केसेस में, तो ये क्रोमियम 3+ है, ये Fe2+ है कॉम्प्लेक्स में, और ये Zn2+ है कॉम्प्लेक्स में, ओके। तो अब इससे शुरुआत करते हैं। देखो Zn2+ है तो 4s2 3d10 होता है, 4s2 में से गया 3d10, राइट, d10 पूरा का पूरा फील्ड है, कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने की कोई जरूरत ही नहीं, मतलब फॉर्मूला में डालने की जरूरत नहीं, 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक मोमेंट तो 0 ही होगा। अब इनमें से हाईएस्ट इन दोनों में से कोई ना कोई एक होगा। तो Cr3+ का भी हम लोग को पता है क्या होता है, 4s1 3d5, तो 1 में से गया एक, 3d5 में से 2 गए तो 3d3 है। तो यहाँ पर अब वाटर के प्रेजेंस में हम लोग को देखने की जरूरत नहीं, 3d3 है मतलब 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, राइट। और इसके केस में Fe2+, तो 4s2 3d6, अब उसमें से गए 2 4s में से, तो 3d6 बचे। तो 3d6 में अब वीक फील्ड लिगैंड है, तो मैंने बोला ना कुछ भी इन्फ्लुएंस का फर्क नहीं पड़ेगा इनका। तो ये जो T2G वाले हैं ये EG वाले हैं, राइट। तो नॉर्मल हंड्स रूल ही फॉलो होगा। तो 1 2 3 4 5 ऐसा, और 6, तो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, ये 2 ये 2, तो इसके पास है 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अब मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू निकालने की भी जरूरत नहीं इन दोनों की, क्यों, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स का वैल्यू तो कम ही आएगा, हमको पता ही है, क्योंकि 3 × 3 + 2 होगा, ओके, 3 × 3 + 2 मतलब 3 × 5, 3 5 15,
राइट। तो रूट ऑफ 15 आएगा, यहाँ पर 4 इंटू 4 प्लस 2 होगा, तो 4 इंटू 6, तो 6 4 24, तो रूट ऑफ 24। अभी हमको तो इतना तो पता ही है कि रूट ऑफ 24 ज़्यादा होगा, तो इसमें ये हमारा जो कॉम्प्लेक्स है FeH2O62+, इसका मैग्नेटिक मोमेंट सबसे ज़्यादा होगा। तो चलो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट सवाल। अमॉन्ग्स द फॉलोइंग द मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स इज, तो इनमें से सारे मेटल जो है ये तो Fe ही है, और इनमें अगर देखोगे आप तो सारे Fe के ऊपर +3 चार्ज है। यहाँ पर तो सामने सामने दिख रहा है, देखो Fe+3 है, यहाँ पर Fe+3 क्योंकि ये न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है। यहाँ पर ये -2 है, -2 इंटू 3 -6 हो जाता है। ओके, तो -6 बाहर जाएगा तो +6, तो -3 +6 +3, ये भी +3, ये भी -6 बाहर जाएगा तो +3 आएगा पूरा, -3 +6 +3। ओके, तो आप देखोगे तो सारे कॉम्प्लेक्सेस में Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। तो इसका मतलब चार्ज पर तो अभी इनकी स्टेबिलिटी डिपेंड नहीं करेगी क्योंकि चार्ज तो सेम ही है। अब थोड़ा ध्यान दो इन लिगैंड्स की तरफ। देखो वाटर, अमोनिया, ये हमारा ऑक्जेलेट और क्लोरीन। ओह एक मिनट, ये देखो ऑक्जेलेट कुछ अलग दिख रहा है, ये है सारे यूनिडेंटेट लिगैंड्स, पर ये हमारा है डाइडेंटेट लिगैंड। और हमें तो पता है ऐसे लिगैंड्स क्या फॉर्म करते हैं, चिलेट कॉम्प्लेक्सेस। तो बस मिल गया हमें हमारा आंसर, ये होगा सबसे ज़्यादा स्टेबल। तो चलो अब इस चैप्टर के लास्ट सवाल पर आते हैं, और ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है, तो थोड़ा ध्यान देना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट विल बी द करेक्ट ऑर्डर फॉर द वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन इन द विजिबल रीजन फॉर द फॉलोइंग, ये कॉम्प्लेक्सेस। ओके, तो हम लोग को इनको अरेंज करना है इन द ऑर्डर फॉर वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ चाहे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, कौन से भी ऑर्डर में लगाओ, पर ये बताना है कि कौन सा कॉम्प्लेक्स, मतलब ये तीनों भी कॉम्प्लेक्सेस में कौन सा सबसे ज्यादा वेवलेंथ वाला रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा है, कौन सा सबसे कम, और कौन सा इन दोनों के बीच में है। ओके, तो कितने ज्यादा वेवलेंथ की रेडिएशन एब्जॉर्ब हो रही है, ओके, ये किस पे ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब ये क्या होगा, अगर ज्यादा वेवलेंथ वाला रेडिएशन एब्जॉर्ब हो रहा है मतलब कम एनर्जी वाला एब्जॉर्ब हो रहा है, राइट। हमें तो पता ही है ये वेवलेंथ और एनर्जी का रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कम एनर्जी वाला रेडिएशन एब्जॉर्ब हो रहा है इन कॉम्प्लेक्सेस के द्वारा, इसका मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होगी, ये भी तो कम ही होगी, राइट, क्योंकि वो जो गैप है वो ही कम है तो एनर्जी भी कम ही एब्जॉर्ब होगी। अब ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है इनके लिए मेटल के ऊपर जो चार्ज है इसके ऊपर, और लिगैंड का जो स्ट्रेंथ है इसके ऊपर। ओके, तो अब इन कॉम्प्लेक्सेस में देखा जाए तो मेटल का ऊपर का जो चार्ज है निकल के ऊपर, ओके, तो यहाँ पर तो +2 है, यहाँ पर भी +2 है, दिख रहा है एकदम सामने सामने, ये न्यूट्रल न्यूट्रल लिगैंड्स है। तो यहाँ पर भी देखो -1 है एक के ऊपर, तो -6 हो जाएगा पूरे नाइट्रिटो हमारा जो लिगैंड है उसके ऊपर, और -6 बाहर जाएगा तो +6, तो -4 +6 हो जाएगा +2, तो इसका भी आता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसका मतलब निकल के ऊपर तीनों भी कॉम्प्लेक्सेस में +2 ही है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये तो फैक्टर अब हम लोग यूज नहीं कर सकते कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कम किसकी है किसकी ज्यादा है बताने के लिए। तो कौन सा अभी फैक्टर यूज कर सकते हैं हम लोग, लिगैंड की स्ट्रेंथ। अब लिगैंड की स्ट्रेंथ हमें कैसे पता चलती है, लिगैंड की फील्ड स्ट्रेंथ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इन कॉम्प्लेक्सेस में जो लिगैंड है ये देखो कुछ ऐसे हैं, NO2-, फिर है अमोनिया, राइट, और फिर है वाटर। तो हम लोग को तो पता ही है ये ऑक्सीजन डोनर एटम है, इसका नाइट्रोजन है, इसका भी नाइट्रोजन है, तो इनसे तो इसकी तो कम ही होगी, राइट। और स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ये पीछे ही होते हैं ऑक्सीजन से डोनेट करने वाले, तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ये पीछे है, अपना जो अमोनिया है इससे ज्यादा फील्ड इनकी है, ओके, नाइट्रिटो वाले लिगैंड की है। ओके, तो हमें तो पता ही है ये तो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड सीरीज है, हम लोग इतना इन डिटेल बता नहीं सकते कि ये ज़्यादा क्यों ये कम क्यों, बस इतना बता सकते हैं कि जो डोनर एटम्स है इसके ऊपर कैसी अरेंजमेंट है। तो ऑक्सीजन वाले मैंने बताया था, हैलोजन वाले और सल्फर वाले थोड़े पीछे होते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, ये वाले जो होंगे नाइट्रोजन और कार्बन डोनर एटम जो है उन ऐसे लिगैंड्स थोड़े आगे होंगे, ओके, स्ट्रॉन्ग फील्ड होंगे। तो इनका कुछ ऐसा ऑर्डर है, ओके, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड जनरेट करेगा। तो देखो अगर ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड जनरेट करेगा तो इसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा है तो हम लोग क्या देख रहे थे, इसका उल्टा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा तो वेवलेंथ क्या एब्जॉर्ब करेगा, ये सबसे कम, तो इसका कॉम्प्लेक्स सबसे कम वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा। तो हम लोग लिख देते NO2 6 निकल, ओके, और
4 माइनस। फिर इसका जो होगा ये जो अमोनिया का जो कॉम्प्लेक्स होगा इसका सबसे कम, तो इसका ज़्यादा होगा, थोड़ा सा ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, राइट। और सबसे ज़्यादा एनर्जी वेवलेंथ, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ वाला जो रेडिएशन है ये एब्जॉर्ब करेगा ऐसा इनका लिगैंड वाला कॉम्प्लेक्स। ओके, तो निकल H2O6 जो है ये वाला कॉम्प्लेक्स। बस हम लोग ने सजा दिया एकदम करेक्ट ऑर्डर में। तो चलो भैया, हो गया इस चैप्टर के सारे सवालों के जवाब एकदम डन। ओके, और जैसे कि आप सभी को पता है लर्न मतलब फ्री है पर बेस्ट है, तो आई होप आपको सारे सवालों के जवाब समझ में आए होंगे। हम लोग ने जो भी सॉल्व किए हैं इन सारे वीडियोस में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के। तो बस मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।